यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। क्या बात है, ऐसे दोस्त सबको क्यों नहीं मिलते? लॉबी में खड़े आदमी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। यहीं दूसरी तरफ अभय गाड़ी के अंदर अपने पांचों दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। सबने मिलकर सनलाइट रेस्टोरेंट में जगह बुक थी और समय था शाम के 7 बजे का। अभय सनलाइट रेस्टोरेंट में मोहित दत्ता से भी मिलने वाला था और उससे पावर स्टोन लेने वाला था। दोपहर करीब 5 बजे वो सब सनलाइट रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच चुके थे। भले ही अभी दोपहर के 5 बजे थे, लेकिन सनलाइट रेस्टोरेंट के अंदर पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे। भीड़ को देखकर अभय मजाकिया अंदाज में बोला, लगता है आज किसी के घर में खाना नहीं बना, आज पूरा शहर इधर ही खाने के लिए आया है। ये सुनकर उसके साथ खड़े दोस्त हंसने लगे। उसके बाद अभय ने जल्दी से अपना फोन निकला और मोहिता दत्ता को कॉल किया। उसने जैसे ही फोन उठाया, मैं अपने दोस्तों के साथ सनलाइट रेस्टोरेंट पहुंच चुका हूं, मुझे अब तुम्हारा इंतजार है। अभय मुस्कुराते हुए बोला। ये सुनकर मोहित दत्ता बोला, ठीक है, मैं अपने बड़े भाई को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, वो अभी पिकअप करने के लिए आ रहा है। ये बोलकर मोहित ने फोन काट दिया। कुछ देर के बाद दिलावर रेस्टोरेंट के बाहर आया। उसने जैसी ही अभय की हालत देखी तो वो चौंकते हुए बोला, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी अभय? अभय मजाकिया अंदाज में बोला, वो मैं खेल रहा था, एक बदमाश मुझे धक्का मारकर भाग गया। ये सुनकर दिलावर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कोई बात नहीं, अब तुम्हारे लिए इतनी अच्छा खाना बनवाऊंगा कि तुम्हारे सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। दिलावर मुस्कुराते हुए बोला। अपनी बात कहने के बाद दिलावर ने अभय के साथ आए उसके दोस्तों पर अपनी नज़र घुमाई और बोला, मैं मिहिका को तो जानता हूं, लेकिन उसके अलावा ये लोग कौन है? क्या ये तुम्हारे दोस्त है? उस वक्त अभय मजाक के मूड में था। उसने फिर से मजाकिया अंदाज में कहा, नहीं, ये सब रोड पर बैठे हुए थे, इन्हें देखकर मुझे दया आ गई तो मैं इन्हें अपने साथ ले आया। ये जवाब सुनकर दिलावर समझ गया था कि उस वक्त अभय से सवाल करना खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा था। उसने कुछ न पूछना ज्यादा बेहतर समझा। दिलावर एंट्री गेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, चलो अभय, गुड फूड इज वेटिंग फॉर यू। अभय मिहिका और अपने दोस्तों के साथ सनलाइट रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। अंदर जाते ही दिलावर ने उधर के मैनेजर सुरेंद्र को आवाज लगाई, सुरेंद्र इधर आओ। सुरेंद्र जल्दी से दिलावर के सामने आकर खड़ा हो गया। दिलावर सीरियस होकर बोला, सुरेंद्र, अभी के लिए अभय सर के सारे दोस्तों के लिए अच्छी जगह पर बैठने का अरेंजमेंट करो। जब अभय बाद में मोहित से मिलकर आएंगे तो तुम्हें सीधे इनको दोस्तों को 6th फ्लोर पर लेकर जाएंगे। आज अभय और उनके दोस्त 6th फ्लोर पर डिनर करेंगे। 6th फ्लोर सुनकर सुरेंद्र चौंक गया, क्योंकि उधर पब्लिक का जाना अलाउड नहीं था। उसके बाद अभय दिलावर के साथ मोहित दत्ता से मिलने के लिए निकल पड़ा। उस वक्त मोहित दत्ता किचन में अपने शेफ्स के साथ खड़ा था और सबको गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रहा था, तुम सब खाना ऐसा बनाओ कि कस्टमर्स अपनी उंगलियां चाट जाए, मुझे खाने से जुड़ी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। ये बोलने के बाद मोहित दत्ता ने जैसे ही अभय की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और फिर वो मुस्कुराते हुए बोले, इधर आ जाओ अभय। अभय धीरे धीरे मोहित की तरफ बढ़ने लगा। कुछ देर के बाद दोनों रेस्टोरेंट के बैकयार्ड में जाकर बैठ गए। बैठते ही अभय हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारा काम हो गया है मोहित, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा काम नहीं भूले हो। ये सुनकर मोहित अभय के सवाल का जवाब ना देते हुए, बात पलटते हुए सीरियस होकर बोला, अभय तुम कितने साल के हो? अभय को मोहित का ये सवाल बहुत अजीब लगा, लेकिन उसके बाद भी अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं 27 साल का हूँ। क्या तुम सिर्फ अभी 27 साल के हो? मोहित चौंकते हुए बोला। अभय को मोहित का रिएक्शन बहुत वियर्ड लगा।
वो जैसे ही कुछ बोलने जा रहा था, मोहित अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोला, तुमने 27 साल की उम्र में मुकुंद आहूजा और कंटारा को खत्म कर दिया। इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। आमतौर पर जैसी फाइटिंग स्किल्स तुम्हारे पास है, उसे सीखने के लिए लोगों की उम्र बीत जाती है। ये सुनकर अभय मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैं सबकी तरह होता तो मैं नाइट फाइटर 001 ना कहलाता। मुझ तक पहुंचने के लिए मेरे जैसा बनना पड़ेगा और मुझ जैसा कोई बन नहीं सकता। इतना ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है, मोहित ने धीमी आवाज में कहा। मोहित, मैंने कभी जिंदगी में सामने वाले को कमजोर नहीं समझा है, और हाँ, भरोसा खुद पर रखो तो वो हमारी ताकत बन जाती है, और उसी भरोसे से मुझे तूफानों से भी लड़ने की हिम्मत मिल जाती है। अभय हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। मोहित अभय की बात सुनकर उससे इम्प्रेस हो गया था। वो जैसे ही कुछ बोलने जा रहा था, अभय ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, मोहित, पावर स्टोन कहाँ है? ये सुनकर मोहित ने जल्दी से अपने बैग से पावर स्टोन निकाले और अभय को देते हुए बोला, ये रहे तुम्हारे पावर स्टोन। अभय ने जल्दी से दोनों पावर स्टोन ले लिए। उसके बाद अभय ने सीरियस होकर मोहित से पूछा, वैसे तुम्हें मुकुंद आहूजा से प्रॉब्लम क्या थी? अभय के ये सवाल सुनकर मोहित गुस्से में आ गया। वो गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, उसने मेरे माँ बाप को मरवाया था। ये सुनकर अभय शांत रहा। कुछ देर के बाद मोहित ने अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा, वैसे अभय, मेरा मसूरी में काम हो चुका है। अब मैं कुछ दिनों के अंदर मसूरी छोड़ दूंगा। ये सुनकर अभय चौंक गया, क्योंकि इतने सालों तक मोहित दत्ता मसूरी में था और उसने अकेले ही सनलाइट रेस्टोरेंट को संभाला हुआ था। अभय चौंकते हुए बोला, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे रेस्टोरेंट को कौन संभालेगा? वो आने वाले वक्त में तुम्हें पता चल जाएगा। मोहित ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। ये बोलने के बाद मोहित अपनी कुर्सी से उठा और अभय को हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अभय, जाने से पहले मैं तुम्हें दो बातें बोलना चाहूंगा। सबसे पहली बात ये कि तुम अब सिन सिटी जाने वाले हो। वो एक ऐसी जगह है जहां रूल्स जैसी कोई चीज नहीं है। पिछली बार तुम सिन सिटी से इसलिए बाहर निकल आए थे क्योंकि सुधीर मालिक ने तुम्हें बाहर आने दिया था। और दूसरी बात क्या है? अभय ने पूछा। दूसरी बात यह है कि मित्तल परिवार के किसी भी आदमी पर अटैक मत करना। अगर तुमने किया तो आगे तुम्हारे साथ क्या होगा, वो सिर्फ भगवान या मित्तल परिवार के लोग ही जानते हैं। मोहित दत्ता सीरियस होकर बोला। ये सारी बातें सुनकर अभय भी अपनी कुर्सी से उठ गया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं उधर जाते ही मर जाऊंगा। अरे भाई, किसी को सांस लेने दो, और वैसे भी छोड़ो ये सब बातें। अभी मुझे अपने दोस्तों के साथ डिनर एंजॉय करना है, मैं उस पर फोकस करूंगा। अभय की बात सुनकर मोहित दत्ता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। अभय भी धीरे धीरे अपने दोस्तों की तरफ जाने लगा। अभय जैसे ही किचन एरिया के नजदीक पहुंचा, उसे दिलावर वहां पर खड़ा हुआ मिला। दिलावर ने अभय को देखते ही कहा, कैसी थी मीटिंग अभय? सब बढ़िया था। अब मुझसे आगे कोई सवाल नहीं करना, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। मेरे पेट में चूहे 6th फ्लोर पर जाने का इंतजार कर रहे हैं। अभय की ये बात बोलते ही दिलावर जोर से हंस पड़ा। ठीक है, आप लोग 6ठे फ्लोर पर जाए एंड एंजॉय योर फूड। ये बोलकर दिलावर वहां से चला गया। अभय जब रेस्टोरेंट के अंदर गया तो उसने देखा कि मिहिका और विनी एक साथ बैठे हुए थे और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। उनके साथ बैठे अंकित और शुभम हर लड़की को देखकर उनकी खूबसूरती के हिसाब से उन्हें नंबर्स दे रहे थे। शुभम और अंकित को देखकर अभय धीमी आवाज में बोला, इन गधों को ना जाने किसने नाइट फाइटर बना दिया है। अच्छा यही होगा कि इन्हें कोई लड़की जोरदार थप्पड़ मारकर चली जाए, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलेगा। ठीक उसी वक्त अंकित ने जैसे ही अभय को अपने नजदीक आते देखा तो वो एक्साइटेड होकर बोला, अरे अभय मेरे भाई, कहाँ चले जाए थे तुम? तुम्हारे बिना तो मैं बोर हो गया था। उसी वक्त शुभम शरारती मुस्कान के साथ बोला, अभय मैं तो बिल्कुल बोर नहीं हुआ, यहाँ के लोग कितने सुंदर है। दोनों की बात सुनकर अभय उनके पास जाकर बोला, दोनों जरा अपनी नजरों को संभालो,
हमारा कैरेक्टर ही हमारी कहानी लिखता है, अपनी कहानी को खराब न होने दे। ठीक उसी वक्त अंकित बोला, इतनी सुंदर लड़की कौन है? ये सुनकर अभय ने जब अपनी नजर घुमाई तो वो चौंक गया, क्योंकि उस वक्त रेस्टोरेंट के अंदर यशिका चौहान आ चुकी थी। यशिका ने जब अभय को देखा तो वो सीधा अभय के पास जाकर खड़ी हो गई और बहुत ही कैजुअल तरीके से बोली, अभय तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, अभय ने धीमी आवाज में कहा। तभी उधर मैनेजर सुरेंद्र आ गया। वो अभय की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, सर, क्या अब हम 6th फ्लोर पर चल सकते? यस श्योर, अभय ने जवाब दिया। जवाब सुनकर सुरेंद्र जल्दी से बोला, ओके सर, आप लोग मेरे साथ चलिए। ये कहकर सुरेंद्र 6th फ्लोर की तरफ जैसे ही बढ़ने लगा, वैसे ही पूरे रेस्टोरेंट में एक आवाज गूंज उठी, हाउ इज दिस पॉसिबल? 6th फ्लोर तो सबके लिए बंद था, तो तुम इन सबको 6th फ्लोर पर कैसे लेकर जा सकते हो? ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि वीरेंद्र बेनीवाल की थी। नाइट फाइटर की पूरी टीम की नज़र जब उस पर पड़ी तो सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्हें अच्छे से मालूम था कि यशिका ने वीरेंद्र को बुरी तरह से मारा था। अपनी बात कहने के बाद वीरेंद्र ने अपने साथ खड़े एक आदमी को अभय की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वही लड़का है जिसने मेरी नाक में दम कर रखा है। उस वक्त वीरेंद्र के साथ प्रथम चौधरी खड़ा था। प्रथम चौधरी का परिवार कोई बड़ा बिजनेस नहीं करता था, इसलिए उनके पास ज्यादा पैसा भी नहीं था। उनका पैसा सिर्फ अपने मार्शल आर्ट स्कूल और अपनी बॉडीगार्ड कंपनी से आता था। ज्यादा पैसा न होने के बाद भी मसूरी में कोई भी ऐसा नहीं था जो चौधरी परिवार से पंगा ले सके। अंडरग्राउंड में प्रथम चौधरी को 4th पोजीशन मिली हुई थी। अभय को भी उनके बारे में बहुत अच्छे से मालूम था। ओ तो तुम हो अभय? प्रथम अभय की तरफ देखते हुए बोला। मैं जब भी इसको देखता हूँ, ये सुंदर सुंदर लड़कियों के बीच में घिरा रहता है। वीरेंद्र दांत पीसते हुए बोला। अभय ने दोनों की बात इग्नोर करते हुए मैनेजर सुरेंद्र की तरफ देखकर बोला, हमें यहाँ से चलना चाहिए। सुरेंद्र ने अभय की बात सुनी और बिना ज्यादा कुछ सोचे 6th फ्लोर की तरफ बढ़ने लगा। ठीक उसी वक्त वीरेंद्र जल्दी से सुरेंद्र के पास गया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मैनेजर सुरेंद्र, मुझे जवाब दो, जब 6th फ्लोर पर किसी का जाना अलाउड नहीं है तो तुम इन गधों को क्यों लेकर जा रहे हो? इन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से इन्हें 6th फ्लोर पर लेकर जाया जा रहा है, और अगर तुम इन्हें लेकर जाओगे तो हम भी तुम्हारे आठ चलेंगे। वीरेंद्र की बात सुनकर अंकित गुस्से में बोला, तुम हमारा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? पिछली बार की मार भूल गए हो क्या? बोलो तो दोबारा याद दिला दूं। अंकित की बात सुनकर वीरेंद्र जोर जोर से हंसने लगा। वो हंसते हुए बोला, लगता है तुम्हारे दिमाग की बत्ती गुल हो गई है। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? लगता है तुमको मसूरी शहर में चैन की जिंदगी नहीं जीनी है। उधर यशिका भी खड़ी थी। वो सिर्फ सबकी बातें सुन रही थी। उसे अच्छे से मालूम था कि उसने वीरेंद्र को मारा था, लेकिन उसके बाद भी उसने खुद को इस लड़ाई में इन्वॉल्व न करना बेहतर समझा। यहीं दूसरी तरफ अभय को वीरेंद्र की बातें फनी लग रही थी, क्योंकि उसके और उसकी टीम के लिए वीरेंद्र और प्रथम उन बिगड़े हुए बच्चों की तरह थे जिनके पास पैसा और पावर था लेकिन दिमाग नहीं। तभी प्रथम आगे बढ़ा और मैनेजर सुरेंद्र की तरफ देखकर बोला, मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दो। मैं आगे कुछ नहीं करूंगा। तुम इनको 6th फ्लोर पर कैसे लेकर जा सकते हो? वो जगह आम लोगों के लिए खुली भी नहीं है। ये सुनकर सुरेंद्र घबराती हुई आवाज में बोला, मुझे मेरे बॉस ने कहा है इनको 6th फ्लोर पर लेकर जाने के लिए। मुझे माफ करो सर, मैं सिर्फ अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ। सुरेंद्र की बात सुनकर प्रथम और वीरेंद्र शांत खड़े हो गए। उन्होंने आगे कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद अभय और उसकी टीम सुरेंद्र के साथ 6th फ्लोर की तरफ जाने लगे। उनके जाने के बाद वीरेंद्र गुस्से में प्रथम से बोला, तुमने इन्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया? क्या तुम इनके साथ कुछ भी नहीं करोगे? अपने सारे आदमियों को सनलाइट रेस्टोरेंट के बाहर बुला लो। प्रथम दांत पीसते हुए बोला। वीरेंद्र चौंकते हुए बोली, आयुषो की सारे आदमियों को बुलाना है? हाँ,
आई एम 110% श्योर, प्रथम ने कहा। ये सुनकर वीरेंद्र ने जल्दी से अपना फोन निकाला और अपने आदमियों को बुलाना शुरू कर दिया। इन सब बातों से अनजान जब अभय 6th फ्लोर की तरफ जा रहा था, तभी उसे अचानक से मोहित दत्ता का फोन आ गया। अभय ने जैसे ही फोन उठाया, मोहित दत्ता बोला, अभय, 6th फ्लोर पर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये बोलते ही मोहित ने फोन आद दिया। अभय की एक्साइटमेंट 6th फ्लोर पर पहुंचने की ओर बढ़ गई। यहीं ग्राउंड फ्लोर पर प्रथम और वीरेंद्र अपने अपने आदमियों को फोन करके बुला रहे थे। जब उन्होंने सबसे बात करी, तभी वीरेंद्र बोला, प्रथम, मुझे 6th फ्लोर पर जाना है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम भी 6th फ्लोर पर चले जाए? नहीं, हम नहीं जा सकते। मेरे दादा ने मुझे कहा था कि सनलाइट रेस्टोरेंट एक ऐसी जगह है जहां पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए हमें अभय का रेस्टोरेंट के बाहर निकलने के इंतजार करना होगा। प्रथम ने जल्दी से जवाब दिया। ठीक उसी वक्त रेस्टोरेंट के अंदर पलक, निधि और उसकी बेटी वंशिका एंटर हुए। उनको देखकर वीरेंद्र चौंकते हुए बोला, क्या अभय ने इन्हें भी बुलाया है? इससे पहले प्रथम कुछ भी बोलता, रेस्टोरेंट के अंदर जतिन सिंघानिया और हिमानी सिंघानिया भी रेस्टोरेंट के अंदर आ गए। उनके एंटर होते ही रेस्टोरेंट के बाहर बैंक मैनेजर कशिश की भी गाड़ी रुकी और वो भी एक्साइटेड होकर रेस्टोरेंट के अंदर आए और 6th फ्लोर की तरफ निकल गई। इतने सारे लोगों को 6th फ्लोर पर जाते हुए देखकर वीरेंद्र दांत पीसते हुए बोला, लगता है अभय ने बहुत ग्रैंड पार्टी थ्रू की है। ये सुनकर प्रथम जहरीली मुस्कान के साथ बोला, मुझे अब सिर्फ पार्टी खत्म होने का इंतजार है और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज अभय अपने दोस्तों के सामने बेइज्जत होगा। उद्धरण चिन्ह, मजा आएगा, अभय और उसके दोस्त पार्टी अंदर करेंगे, हंगामा हम बाहर मचाएंगे। वीरेंद्र हल्की सी मुस्कान के साथ बोला और फिर प्रथम के साथ रेस्टोरेंट के बाहर निकल गया। अभय 6th फ्लोर पर पहुंच चुका था। उधर जाते ही उसने देखा कि दिलावर वहां पर पहले से ही मौजूद था। दिलावर जल्दी से अभय के पास गया और एक बॉक्स देते हुए मुस्कुरा कर बोला, ये रहा मोहित दत्ता का सरप्राइज। अभय ने जल्दी से बॉक्स खोला और बॉक्स के अंदर रखे गिफ्ट को देखकर अभय सरप्राइज होकर बोला, ये तो पावर स्टोन है। हाँ, मोहित दत्ता सर को ये पावर स्टोन साउथ अफ्रीका के एक आदमी ने दिया था। इस पावर स्टोन के बारे में अंडरवर्ल्ड के किसी भी आदमी को नहीं मालूम। आज से ये पावर स्टोन आपका हुआ। दिलावर ने मुस्कुराते हुए कहा। एक्स्ट्रा पावर स्टोन पाकर अभय बहुत ज्यादा खुश था। इससे पहले वो दिलावर को कुछ भी बोलता, उसे पीछे से कशिश की आवाज सुनाई दी, हेलो अभय। ये बोलने के तुरंत बाद कशिश जल्दी से अभय के पास आए और उसे HUGG करके इमोशनल होकर बोली, तुम्हें ऐसी हालत में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनकर अभय मजाकिया अंदाज में बोला, मैं भी बहुत दिनों से खुद को अच्छा नहीं लग रहा हूँ। इतने में वहां पर पलक के साथ निधि और वंशिका भी आ गए थे। कुछ सेकंड्स के अंदर ही उधर जतिन सिंघानिया और हिमांशी सिंघानिया भी पहुंच चुके थे। उधर खड़े अंकित ने जब सबको देखा तो वो शुभम के कान में फुसफुसाते हुए बोला, यार ये अभय की तो कितनी सुंदर सुंदर दोस्त है। शांत होकर खड़ा रह, अभय ने सुन लिया तो तेरी शक्ल को बदसूरत कर देगा। अंकित धीमी आवाज में बोला। उस दौरान दिलावर बिना अभय को डिस्टर्ब किए वहां से चला गया था। उधर मौजूद सभी लोगों को देखने के बाद अभय को थोड़ा सा बुरा महसूस हो रहा था। उसके चेहरे पर उदासी झलक रही थी। मेहिका जो विनी के साथ बातें कर रही थी, उसने जब अभय को देखा तो वो सीधा अभय के पास गई और उससे धीमी आवाज में बोली, क्या हुआ अभय, क्या सोच रहे हो तुम? अभय सीरियस होकर बोला, इतने दिनों के बाद मैं सबसे मिल रहा हूं लेकिन मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं सबको अच्छे से वक्त दे पाऊं, ये सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेहिका सीरियस होकर बोली, इसमें बुरा लगने जैसा कुछ नहीं है अभय, ये सब तुम्हारे दोस्त है, ये तुम्हें समझते हैं, खुद के मन को शांत करो और इस पार्टी को एंजॉय करो। इससे पहले अभय कुछ भी बोलता, मेहिका बात पलटते हुए दोबारा बोली, वैसे अभय अभी तक यशिका नहीं आई। ये सुनकर अभय हल्की सी मुस्कान के साथ बोला,
वो आएगी, थोड़ी जिद्दी है इसलिए अपने स्टाइल से देर से आएगी। मेहिका ने फिर पार्टी में मौजूद सभी लोगों की तरफ देखा और अभय को मुस्कुराते हुए बोली, नाउ इट्स योर टाइम टू एंजॉय द पार्टी अभय। उसके बाद अभय और मेहिका सबके बीच में जाकर खड़े हो गए। यहीं दूसरी तरफ मुंबई शहर में जुहू बीच के सामने बने एक बड़े से विला के अंदर अभय की दादी माँ के साथ साथ उसके मम्मी पापा, सागर और उसकी फैमिली एक साथ रहने लगी थी। ये वही विला था जो अभय ने अपनी दादी माँ को गिफ्ट किया था। उस वक्त विला के अंदर सिर्फ सागर और शालिनी थे। शालिनी वही लड़की है जिसके साथ अभय ब्लाइंड डेट पर गया था। पिछले कुछ महीनों में सागर का बिहेवियर पहले से बहुत बदल गया था। उसको अब छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता था। शालिनी कमरे में बैठकर सागर से बात कर रही थी। शालिनी सीरियस होकर सागर से बोली, सागर, क्या तुम्हें मालूम है कि अभय वापस कब आएगा? ये सुनकर सागर चिढ़ गया और चिढ़ते हुए बोला, तुम्हारे सामने अभी मैं हूं, तो तुम अभय की बातें क्यों रही हो? क्या चाहती हो तुम? क्या मैं अभी मसूरी जाकर अभय से पूछूं कि तुम वापस कब आओगे? उसे जब वापस आना होगा वो तब आ जाएगा। हाँ, तो इसमें गुस्सा करने जैसा क्या है सागर? शालिनी कांच का ग्लास फेंकते हुए बोली, मुझ पर ऐसे गुस्सा मत करो। और मुझे ये नहीं पसंद कि तुम मेरे सामने अभय की बात करो, जब वो घर आएंगे मेरे सामने तब उनकी बात करना। सागर गुस्से में बोला। उसके बाद वो गुस्से में घर से बाहर चला गया। रात के 9 बज चुके थे। सनलाइट रेस्टोरेंट के 6th फ्लोर पर अभय के सारे दोस्त एक साथ मिलकर डिनर कर रहे थे। यशिका भी उधर मौजूद थी। सब बहुत खुश थे। सबको बहुत अच्छा लगा कि अभय ने उनको डिनर पर बुलाया था। उस वक्त अभय की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। वो बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा था। मेहिका की नज़र जब अभय पर पड़ी तो उसे समझ में आ गया था कि अभय का ज्यादा देर रेस्टोरेंट के अंदर रुकना ठीक नहीं रहेगा। अभय, तुम्हें अब घर चलना चाहिए। योर बॉडी नीड्स रेस्ट। मेहिका ने जानबूझ के जोर से कहा। मेहिका की बात सुनकर सबको समझा में आ गया था कि अब घर जाने का समय आ गया था। सबको अभय की परवाह थी, इसलिए उन्हें मेहिका की बोली हुई बात का बुरा भी नहीं लगा। उसी वक्त शुभम मुस्कुराते हुए कशिश से बोला, कशिश, क्या तुम मुझे मसूरी शहर घुमाएगी? जरूर, क्यों नहीं? कशिश ने मुस्कुराते जब जवाब दिया। शुभम के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। अंकित जो उसे देख रहा था, वो शुभम के कान में फुसफुसाते हुए बोला, साले, कितना बेकार दोस्त है तू, अकेले अकेले जाएगा। कौन? कैसा दोस्त? मैं तुझे नहीं जानता। शुभम ने मजाकिया अंदाज में कहा। सबको बाहर जाता हुआ देखकर मैनेजर सुरेंद्र वहां पर आ गया और मुस्कुराते हुए अभय को बोला, थैंक यू फॉर कमिंग सर, आप जल्दी से ठीक हो जाए और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी सुरेंद्र। ये बोलकर अभय ने मेहिका की तरफ इशारा किया। मेहिका अभय का इशारा समझ गई थी। उसने जल्दी से अपने पास से 5,000 रुपए निकाले और सुरेंद्र को गिफ्ट के तौर पर दे दिए। सुरेंद्र के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। सुरेंद्र को पैसे देने के बाद अभय और मेहिका रेस्टोरेंट के बाहर निकल गए। मेहिका, विनी और अभय की गाड़ी के साथ साथ उनके पीछे 4 और कार्स चल रही थी। एक कार में कशिश, अंकित और शुभम बैठे हुए थे। दूसरी कार में यशिका अकेले थी। तीसरी कार में जतिन सिंघानिया और हिमांशी सिंघानिया बैठे हुए थे और चौथी कार में पलक, निधि और वंशिका बैठी हुई थी। कुछ देर आगे जाने के बाद मेहिका चौंकते हुए बोली, ये क्या, ये रोड किसने ब्लॉक की हुई है? अचानक से मेहिका ने अपनी कार रोक दी। उसके पीछे चल रहे उसके दोस्तों ने भी अपनी कार रोक दी। अभय की आंखों के सामने 10 से ज्यादा कार्स रुकी हुई थी। उनको देखकर अभय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, जब शेर घायल हो जाता है तब कुत्ते भी उसका रास्ता रोक लेते हैं। ठीक उसी वक्त अभय के सामने से एक गाड़ी के अंदर से प्रथम चौधरी और वीरेंद्र बेनीवाल निकले। उन दोनों के हाथों में सिगरेट थी और दोनों के चेहरे पर रोड ब्लॉक करने की खुशी साफ साफ झलक रही थी। मेहिका उनको देखकर गुस्से में बोली, मैं जाती हूँ, इन्हें अकेले संभालती हूँ।
ये सुनकर अभय सीरियस होकर बोला, बेवकूफ मत बनो मेहिका, सामने देखो, बहुत लोग हैं, सबके पास अपने हथियार भी होंगे। उसी वक्त प्रथम चिल्लाते हुए बोला, मुझे सिर्फ अभय से मतलब है, उसके अलावा जितने भी लोग उसके साथ आए हो, यहां से चले जाओ। उद्धरण चिन्ह। कशिश अपनी कार की विंडो से बाहर निकलते हुए चिल्लाकर बोली, हम अभय को अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। शुभम ने भी चिल्लाते हुए कहा, क्या फालतू आदमी है रे तू, अपने दोस्तों को छोड़कर कौन जाता है? ये गवार आदमी जाता होगा। अंकित ने प्रथम की तरफ इशारा करते हुए कहा। अंकित की बात सुनकर प्रथम और वीरेंद्र का गुस्सा और बढ़ गया। प्रथम अपनी सिगरेट फेंकते हुए बोला, गवार कौन है और समझदार कौन है, ये कुछ देर में क्लियर हो जाएगा। ये सुनकर अंकित और शुभम गाड़ी से बाहर उतर गए। उतरते ही शुभम गुस्से में बोला, अच्छा खासा शहर घूमने जा रहा था, कांटा बनकर आ गए मेरी जिंदगी में। कोई बात नहीं शुभम, अब इन्हें और इनके आदमियों को हम दोनों ऐसी ऐसी जगह कांटा चुभाएंगे कि बेचारे कहीं घूमने के लायक ही नहीं बचेंगे। अंकित की बात सुनकर शुभम को हंसी आ गई, वो जोर जोर से हंसने लगा। अंकित भी उसके साथ हंस रहा था। दोनों को हंसता हुआ देखकर प्रथम चिढ़ गया और वो दांत पीसते हुए बोला, तुम दोनों की जुबान काट कर मसूरी शहर के मॉल रोड में फेंक दूंगा, जिससे पूरे शहर को पता चले कि प्रथम चौधरी के सामने बकवास करने का क्या नतीजा होता है। प्रथम और उसके परिवार की सबसे भयानक आदत ये थी कि वो किसी को मारने के बाद लाश के पैरों को काटकर उस पर चौधरी परिवार का नाम लिखवा दिया करते थे और फिर उसे हमेशा मसूरी के मॉल रोड पर फेंक दिया करते थे। उधर के लोगों के बीच में प्रथम के नाम का खौफ था, सब कुछ जानते हुए भी कोई कुछ नहीं करता था। प्रथम के खिलाफ पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती थी। शुभम अपने हाथों को ऊपर उठाकर मुस्कुराते हुए बोला, देखो तुम मुझे डराओ मत, मेरे हाथों को देखो, तुम्हारी बातों की वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अभय ने जब ये सुना तो वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ये दोनों नौटंकी कभी नहीं सुधरेंगे। ये बोलने के बाद अभय ने विनी की तरफ देखा और बोला, तुम शुभम और अंकित के साथ रुको, मैं मजबूर हूं, मैं लड़ नहीं सकता। सर, टेंशन फ्री हो जाए, हम आपसे आराम से मिलते हैं। विनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर वो गाड़ी से उतर गई। अभय को उस वक्त बुरा लग रहा था कि वो उनका लड़ाई में साथ नहीं दे पा रहा था, लेकिन उसे ये भी मालूम था कि शुभम, अंकित और विनी सब संभाल लेंगे। मेहिका ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की, उसके पीछे खड़ी चारों गाड़ियां भी स्टार्ट हो गई। मेहिका अपने दुश्मनों को देखकर गुस्से में बोली, अब जो भी सामने आएगा नरक का रास्ता पाएगा। अचानक से मेहिका ने गाड़ी को भागा दिया, उसके पीछे यशिका के साथ साथ जतिन ने भी अपनी गाड़ी प्रथम के आदमियों की तरफ बढ़ा दी। ये देखकर प्रथम चिल्लाते हुए बोला, रोको अभय की गाड़ी को। सबकी गाड़ियों की रफ्तार इतनी तेज हो गई थी कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई उसे रोकने की। मेहिका प्रथम की गाड़ी को टक्कर मारते हुए वहां से निकल गई। उसी वक्त शुभम, विनी और अंकित ने अपनी बंदूकें निकाली और अपने दुश्मनों पर हमला करना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड्स के लिए अभय को चीखों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद आवाज आनी बंद हो चुकी थी। अभय धीमी आवाज में मेहिका से बोला, बस इन तीनों को चोट न लग जाए। अभय वो नाइट फाइटर्स है, उन्हें हारना नहीं आता। मेहिका सीरियस होकर बोली। जतिन, पलक, यशिका और कशिश की कारों ने अब रफ्तार पकड़ ली थी। वो सब अपने अपने घर निकल गए। अपने घर जाने के वक्त अभय का मन बहुत उदास था। वो सिर्फ अपनी हेल्थ के बारे में सोच रहा था। वो धीमी आवाज में बोला, मेहिका, मैं कब सही हूँगा, मैं कब दोबारा अपने दुश्मनों से मुकाबला कर सकता हूँ, मुझे सच सच बताओ मेहिका, क्या मैं सही हो भी पाऊंगा? ये सुनकर मेहिका ने अभय को कुछ देर तक देखा, उसकी आंखों से आंसू निकलने वाले थे, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल करते हुए धीमी आवाज में सीरियस होकर कहा, अभय, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बहुत जल्दी अपने दुश्मनों का मुकाबला जरूर करोगे। अभय शांत था, उसने मेहिका की बात का कोई जवाब नहीं दिया।
वो गहरी सोच में था और उसकी नज़र सड़क पर टिकी हुई थी। यही दूसरी तरफ, सिर्फ 10 मिनट के अंदर, शुभम, विनी और अंकित ने प्रथम और वीरेंद्र के आदमियों को मार मार कर उन्हें धूल चटा दी थी। प्रथम और वीरेंद्र जख्मी हालत में जमीन पर बैठे हुए थे। दोनों के मुंह से खून निकल रहा था। उनको देखकर शुभम मजाकिया अंदाज में बोला, क्या मस्त मेकअप लगा हुआ है तुम दोनों के चेहरे पर, लड़कियां तो फिदा हो जाएंगी तुम दोनों पर। चुप रहो शुभम, जब देखो तब बकवास करते रहते हो। विनी ने कहा। तो क्या करूं, तुम ही बता दो। शुभम बोला। विनी चारों तरफ देखते हुए बोली, हमें घर जाना है, कैसे जाए? अरे तुमने प्रथम की BMW नहीं देखी क्या, हम उससे जाएंगे। अंकित ने एक्साइटेड होकर कहा और फिर उसके बाद अंकित ने जल्दी से प्रथम की जेब से BMW की चाबी निकलते हुए मजाकिया अंदाज में बोला, आए थे ऑर्डिनरी कार से, जाएंगे एक्स्ट्रॉर्डिनरी कार से। उद्धरण चिन्ह। उस वक्त प्रथम और वीरेंद्र की हालत इतनी बुरी थी कि उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, वो डरे हुए थे। वो अपनी आंखों से तीनों को गाड़ी में बैठकर उनसे दूर जाता हुआ देख रहे थे लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। उनके जाते ही प्रथम ने जल्दी से अपना फोन निकाला और अपने दादा नमन चौधरी को फोन कर दिया। फोन जैसे ही उठा, प्रथम रोते हुए बोला, दादाजी, आपके पोते को बीच सड़क पर मारा है। कौन है वो आदमी जिसने मेरे पोते पर हाथ उठाया? नमन चौधरी चिल्लाते हुए बोले। दादाजी, उस आदमी का नाम अभय है। अभय का नाम सुनते ही नमन चौधरी शांत हो गए। कुछ वक्त के लिए उनकी जुबान पर ताला लग चुका था। जब प्रथम को कोई जवाब नहीं आया तो वो दोबारा बोला, दादाजी, आपको मेरी आवाज आ रही, दादाजी? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। प्रथम, तुम अभय से माफी मांग लो। जब उसके दादा ने ये बात बोली तो प्रथम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके दादा ने ये क्यों बोला। वो हैरानी के साथ बोला, पर दादाजी क्यों? मैंने तुम्हें जो कहा है करो, मेरा दिमाग मत खराब करो। गुस्से में ये बोलकर नमन चौधरी ने फोन काट दिया। उसके बाद प्रथम एकदम शांत था। वीरेंद्र उसे बार बार पूछ रहा था कि दादाजी ने क्या कहा लेकिन उसने वीरेंद्र के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। अपने दादाजी की बात सुनकर उसे मानो सदमा लग गया था। रात के 11 बज चुके थे। अभय और मिहिका घर पहुंच गए थे। दोनों जब गाड़ी से उतरे तो उन्होंने देखा कि उस सोसाइटी के दो प्रधान उधर पहले से ही खड़े थे। उनको देखकर अभय हैरानी के साथ बोला, आप दोनों इतनी रात को इधर क्या कर रहे हैं? उनमें से एक आदमी बोला, क्या आपका नाम अभय है? हाँ, पर बात क्या है? अभय बोला। उसी वक्त दूसरे प्रधान ने अपना मोबाइल निकाला और अभय को फोटो दिखाते हुए बोला, क्या आप इन दोनों को जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ। दरअसल वो फोटो जिया और भोलाराम की थी। फिर पहले प्रधान ने चिढ़ते हुए कहा, इनकी वजह से हमारी सोसाइटी में आज हंगामा हुआ है। इन दोनों ने एक कुत्ते को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया है। ना जाने कौन से गांव से आए हैं ये लोग, इन्हें सोसाइटी में रहने का तरीका ही नहीं मालूम है। अभय को प्रधान की बोली हुई बात अच्छी नहीं लगी लेकिन उसके बाद भी उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताएं। कुत्ते का इलाज करवाना है और उसके लिए कुत्ते के मालिक ने 50,000 मांगा है। दूसरे प्रधान ने कहा। इससे पहले अभय कुछ भी बोलता, पहले प्रधान ने चिढ़ते हुए कहा, आपको हमारे साथ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस चलना होगा। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ चलता हूँ, अभय ने कहा। उसके बाद अभय और मिहिका दोनों प्रधान के साथ मिलकर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे। जब वो करीब पहुंचे तो अचानक से उन्हें ऑफिस के अंदर से तेज आवाज सुनाई दी। तेज आवाज सुनकर मिहिका बोली, ये कौन चिल्ला रहा है? कम्युनिटी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के ऑफिस में भोलाराम और जिया बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर घबराहट और डर साफ नजर आ रहे थे। उनके ऑपोजिट यंग कपल बैठा हुआ था, जिसमें लेडी ने बहुत ही महंगे कपड़े पहने थे और देखने में वो कोई मॉडल या इंटरनेट सेलिब्रिटी लग रही थी। उसके पास बैठा आदमी लड़की से उम्र में काफी बड़ा लग था। उसने महंगा सूट, लेदर बूट्स और हाथ में रोलेक्स की वॉच पहनी हुई थी।
उस वक्त उस लड़की ने भोलाराम और जिया को पॉइंट करते हुए कहा, तुम दोनों गवार हो, तुम्हें पता भी है कि मेरा बेटा जो खाता पीता है वो भी तुम्हारे इस कपड़े से ज्यादा कीमती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबी को लात मारने की? मुझे 10 लाख रुपए कॉम्पनसेशन चाहिए, इससे 1 रुपए भी कम नहीं। आखिर में वो लड़की जोर से चिल्लाकर बोली। उसके पास बैठे आदमी ने समझाते हुए कहा, डार्लिंग डोंट वरी, उन्हें पैसे देने ही पड़ेंगे, वरना मैं इन पर केस कर दूंगा, फिर चप्पलें घिसते रहेंगे कोर्ट के बाहर। जिया मन ही मन सोच रही थी कि यहाँ कुत्ते की हैसियत उनसे ज्यादा है। वो औरत कुत्ते को अपना बच्चा और बेबी कहकर बुला रही थी, और एक कुत्ते के लिए 10 लाख रुपए। उसने तो जिंदगी में 1 लाख रुपए भी नहीं देखे थे। तब सोसाइटी सेक्रेटरी बोला, मैडम आप शांत हो जाए, मैं बात करता हूँ। उसने फिर जिया और भोलाराम को देखकर गुस्से में कहा, तुम दोनों ने कहा कि तुम यहाँ किसी रिश्तेदार के यहाँ आए हो, फिर कम्युनिटी के बाहर घूमने क्यों निकले? और मैडम जी के डॉग को लात मारकर मार डाला। आपके गांव का कुत्ता नहीं था वो। भोलाराम तो बहुत परेशान हो गया था। उसने मन ही मन बोला, इतनी मुश्किल से शेरा भाई से पीछा छूटा था, लगा था कि अब सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन हम गरीबों की किस्मत में ही रोना लिखा है। भोलाराम उन्हें समझाते हुए बोला, लेकिन आपके कुत्ते ने मेरी बेटी को काटा था। कहाँ काटा? बताओ, इतना छोटा बेबी किसी को कैसे काटेगा? और चलो मान लिया कि काट भी लिया, लेकिन तुम उसे जान से तो नहीं मार सकते थे ना। उसकी जान तुम्हारी गवार बेटी की जान से ज्यादा कीमती है, समझे तुम? वो औरत चिल्लाकर बोली। मिस योगिता दांडेकर आप फिक्र मत कीजिए, हमने इनके रिलेटिव को बुला लिया है, आपको जो कॉम्पेंसेशन चाहिए हम उनसे ही बात करेंगे। सोसाइटी सेक्रेटरी ने बड़े ही पोलाइट ढंग से कहा। मिस्टर और मिसेज दांडेकर कम्युनिटी में लग्जरी बंगले में रहते थे, इसलिए सोसाइटी सेक्रेटरी उनके फेवर में था। एक कुत्ते की जान एक बच्ची की जान से ज्यादा कीमती है। उस वक्त अभय गुस्से में ऑफिस के अंदर आया। अभय ने बाहर खड़े होकर सारी कॉन्वर्सेशन सुन ली थी और इस वक्त वो बहुत गुस्से में था। अभय रिग्रेट भी फील कर रहा था, क्योंकि वो उन्हें अपने साथ लेकर आया था, लेकिन पहले ही दिन ये सब हो गया। और तुम कौन हो? योगिता ने अभय की तरफ देखकर पूछा। अभय बोला, मैं इनका रिलेटिव हूँ। योगिता तब गुस्से में बोली, आपके रिलेटिव्स ने मेरे बच्चे की जान ली है, अब मुझे 10 लाख रुपए कॉम्पनसेशन चाहिए। अभय तब सार्कास्टिक वे में बोला, आपका बच्चा एक कुत्ता? आपको पता है न कुत्ते की माँ को क्या कहते हैं? ये सुनकर योगिता आग बबूला हो उठी, और वहां मौजूद सभी दंग रह गए। अभय इस वक्त बहुत गुस्से में था। अगर कोई कुत्ता किसी को काटेगा तो सामने वाला उसे लात मारकर भगाएगा ही ना। ये कैसा लॉजिक है कि कुत्ता काट रहा है तो काटने दो। सोसाइटी सेक्रेटरी ने अभय को देखा और दांत पीसते हुए बोला, सर आप बैठकर आराम से बात कीजिए, ये गुस्सा करने की जगह नहीं है। वैसे भी मिस्टर एंड मिसेज दांडेकर बहुत रिस्पेक्टेबल लोग हैं। अभय ने अचानक सेक्रेटरी को देखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अच्छा रिस्पेक्टेबल लोग? क्या रिस्पेक्ट वाला काम किया इन्होंने? ये लोग विला में रहते हैं तो इनकी औकात ज्यादा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सोसाइटी सेक्रेटरी बोला, सर आप बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। अभय गुस्से में बोला, और मेरे आने से पहले आप लोगों ने जिया और अंकल से बदतमीजी की, उसका क्या? तुम क्या घास खाकर बड़े हुए हो? तुम्हें नहीं पता कि अगर कुत्ता काटने दौड़ता है तो इंसान पहले अपनी जान बचाएगा। एक कुत्ते के मरने पर 10 लाख, इतना तो एक आदमी के मरने पर गवर्नमेंट भी नहीं देती। सोसाइटी सेक्रेटरी कुछ बोलने को ही था कि अभय ने घूरते हुए उसे देखा। अभय की आंखें देखकर सेक्रेटरी की बोलती बंद हो गई। अभय जिया के पास आया और प्यार से पूछा, तुम ठीक तो हो? बताओ उस कुत्ते ने कहाँ काटा? जिया सर हिलाते हुए बोली, भैया मैं ठीक हूँ। उस कुत्ते ने मेरे कपड़े फाड़ दिए थे और मेरी कमर पर खरोंच आई थी, लेकिन मैं बच गई। तभी मिस्टर दांडेकर उठ खड़े हुए और आगे आकर बोले, सर हम लोग रिस्पेक्टेड लोग हैं।
Let me introduce myself. I am Yashwant Dandekar, Director of Dandekar Law Firm. अभय ने पलटकर उसकी तरफ देखा। मिस्टर दांडेकर बोले, हमारे क्लाइंट्स जो है वो काफ़ी बड़ी फैमिली से है, भल्ला फैमिली, सिंघानिया फैमिली और वाघमारे फैमिली। आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। हम उनके लीगल एडवाइज़र है। ये सारे नाम सुनकर अभय के चेहरे पर एक कनिंग स्माइल आ गई थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। मिस्टर दांडेकर आगे मुस्कुराते हुए बोले, मैं मसूरी का बेस्ट लॉयर हूँ। देखो मिस्टर, मेरी वाइफ ने कॉम्पेंसेशन की डिमांड की है, और अगर आप 10 लाख पे नहीं करते हैं, तो आपको जल्द ही कोर्ट का नोटिस आएगा। तब सेक्रेटरी अभय की तरफ देखकर बोला, अब आप समझे कि क्यों इनकी इतनी इज्जत है। इनके इतने बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात जो है। उद्धरण चिन्ह। अब तो योगिता का भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। उसने कहा, मेरा डॉग बहुत वैल्यूएबल था। मैं तो अपने बेबी पर हर महीने 10,000 ऐसे ही खर्च देती थी, और ये लोग तो पहली ही नज़र में झोपड़पट्टी वाले लगते हैं। मेरे बेबी के सामने इनकी क्या औकात। अभय ने सबकी तरफ नज़र फेरते हुए पूछा, औकात? आप औकात की बात कर रही है ना? एक मिनट अपना दिल संभालना, कहीं हार्ट अटैक ना जाए। अभय ने फिर जिया से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें एक कार्ड दिया था ना, अभी तुम्हारे पास है? जिया ने तुरंत हाँ में सर हिलाया, और अपने छोटे से पर्स से एक कार्ड निकालकर बोली, ये है भैया। वो अभय को वो कार्ड देने ही वाली थी कि अभय ने कहा, ये कार्ड इस औरत के मुंह पर फेंको। जिया तो ये सुनकर दंग रह गई। ऑफ कोर्स, उसमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब तक योगिता और यशवंत ने वो कार्ड देख लिया था। योगिता तो चौंक कर बोली, रॉयल बैंक का डायमंड कार्ड। अभय सार्कास्टिक तरीके से बोला, क्यों झटका लगाना? तुम रहीशी दिखा रहे थे। कहो, इस कार्ड को रखने की औकात है? औकात की बात करते हैं। उसने फिर यशवंत की तरफ देखा, और बोला, दांडेकर लॉ फर्म राइट? आज के बाद से वाघमारे, सिंघानिया और भल्ला फैमिली तुम्हें अपने लीगल काम के लिए हायर नहीं करेगी, ये इस अभय कपूर का वादा है। इधर मिहिका काफी देर से अभय का वेट कर रही थी, लेकिन जब अभय वापस नहीं आया, तो वो भी अंदर आ गई थी। सारा माजरा देखकर वो जिया के पास आकर खड़ी हो गई, ये देखने के लिए कि अभय कैसे सब हैंडल कर रहा है। योगिता के तो होश ही उड़ गए। उसने सोचा नहीं था कि एक पुराने कपड़े पहनने वाली मामूली सी लड़की के पास रॉयल बैंक का डायमंड कार्ड होगा। वो इस बात से ज्यादा हैरान थी कि अभय ने इतना इम्पोर्टेंट कार्ड ऐसे ही बच्ची को दे दिया था, जो उसकी सगी बेटी या बहन भी नहीं थी, सिर्फ रिलेटिव थी। वही यशवंत ने अभय की बात को सीरियसली नहीं लिया था। उसने sarcastic वे में कहा, मिस्टर कपूर, शहर की इतनी वेल्थी फैमिलीज आपके इशारों पर सिर्फ इसलिए नहीं नाचेंगी क्योंकि आपके पास डायमंड कार्ड है। देखिए, सीधी सी बात है, इन्होंने मेरे डॉग को मारा है, अब 10 लाख तो देना पड़ेगा। सेक्रेटरी जो अभी चुप बैठा था, वो भी मिस्टर दांडेकर की बात सुनकर बोला, मिस्टर कपूर, ये ठीक कह रहे हैं। आप पैसे दीजिए और मामला रफा दफा कीजिए। अभय ने तुरंत मुड़कर उसकी तरफ देखा और बोला, रफा दफा? तुम्हें लगता है 10 लाख रुपए पेड़ पर उगते हैं? तुम किसी के कुत्ते को मारने के 10 लाख दोगे? बोलो। या फिर तुम खुद इनके वफादार कुत्ते हो, और ये 10 लाख में कुछ हिस्सा तुम्हें हड्डी खाने के लिए देने वाले हैं? अभय की बात सुनकर तो सेक्रेटरी बौखला गया, लेकिन वो कुछ बोलता इससे पहले ही अभय ने मिहिका की तरफ देखकर कहा, मिहिका, इस कम्युनिटी के इंचार्ज को कॉल करो, पूछो उनसे कितने विला खरीदने हैं इस आदमी को रफा दफा करने के लिए। ये सुनते ही सेक्रेटरी घबरा कर चुप हो गया और यशवंत की तरफ देखने लगा। वही यशवंत एक लॉयर था, और उसे लोगों को पहचानना आता था। डायमंड कार्ड देखकर ही वो समझ गया था कि अभय का कॉन्फिडेंस फालतू नहीं था। जिस आदमी के पास डायमंड कार्ड हो, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, वो आराम से जितनी चाहे उतनी प्रॉपर्टी खरीद सकता था। मौके की नजाकत को समझते हुए वो बोला, मिस्टर कपूर, एक काम करते हैं, हम दोनों समझौता कर लेते हैं। आप हमारे डॉग की कीमत दे दो, और मैं इस लड़की के मेडिकल का खर्च दे देता हूँ। तभी योगिता बोली, डार्लिंग, इसने हमारे बच्चे को मारा है,
हम ऐसे जाने नहीं देंगे। अभय ये सुनकर ताव में आ गया, लेकिन तभी मिहिका ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अभय के हाथ में अपना फोन दे दिया। अभय ने फोन पर सारी इंफॉर्मेशन देखी और फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, यशवंत दांडेकर गोल्ड मेडल लॉयर था और वो मैरिड था, लेकिन योग्यता से नहीं, बल्कि चित्रा चतुर्वेदी से। उसने यशवंत की तरफ देखकर कहा, अब समझ आया कि रियल बच्चे की बजाय कुत्ते को बच्चा क्यों कहा जा रहा था। आखिर ये मैडम इनकी वाइफ नहीं मिस्ट्रेस जो है। जैसे ही अभय ने ये कहा, यशवंत और योगिता के चेहरे का रंग उड़ गया। वही भोलाराम और सेक्रेटरी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। यशवंत ने सोचा नहीं था कि अभय उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेगा। उसने तुरंत योगिता को अपने पीछे खींचा और बोला, बेबी, तुम अब बीच में कुछ मत बोलना। वही योगिता मिस्ट्रेस बोले जाने से ऑलरेडी बहुत एम्बैरेस्ड थी। मिस्टर कपूर, आखिर आप एक डायमंड कार्ड होल्डर है, इसलिए मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकालना बहुत आसान है। लेकिन मेरे भी रॉयल बैंक के खास लोगों से अच्छे रिलेशन है, हम लोग डिसेंट लोग हैं, और आई होप कि आप मेरे और योगिता के मैटर को भूल जाएंगे। अभय मुस्कुराते हुए बोला, मैं भूल जाऊंगा, लेकिन आपको और इन मैडम को मेरे रिलेटिव से माफी मांगनी होगी। योगिता ने तुरंत गुस्से में कहा, नो वे, मैं इन गवार लोगों से माफी मांगू कभी नहीं। गवार शब्द सुनकर अभय सार्कास्टिक वे में बोला, लो भाई, क्या जमाना आ गया। जो औरत किसी दूसरी औरत का घर उजाड़ रही है, वो खुद को बड़ी नोबल लेडी समझती है। ये सुनकर यशवंत बोला, मिस्टर कपूर, देखिए, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। हम अब अपने अपने रास्ते चलते हैं। तुम्हें लगता है यहाँ मजाक चल रहा है। जब तुम्हारा मूड हुआ तुमने तमाशा लगाया, और जब मूड हुआ खेल खत्म। माफी मांगे बिना आप यहाँ से एक कदम नहीं हिला सकते, समझे। यशवंत तब घमंड से बोला, बहुत हुआ। तुम्हारे पास डायमंड कार्ड है तो खुद को 30 मार्खा समझते हो। अभय हंसते हुए बोला, समझना क्या है, वो तो मैं हूं। तब यशवंत गुस्से में बोला, तुम्हें पता नहीं है मेरी पहुंच कहां कहां तक है। भल्ला, सिंघानिया और वाघमारे फैमिली न सिर्फ मेरी क्लाइंट है, बल्कि हमारे बीच दोस्ती का भी रिश्ता है। अभय हंसते बोला, मैं तुम्हें आज ऐसी जगह पहुंचाऊंगा जहां से सर उठा के ऊपर देखोगे तो तुम्हें निराशा और अफसोस के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर अभय ने तुरंत एक के बाद एक राजेश भल्ला, मिस्टर सिंघानिया और मिस्टर वाघमारे को कॉल किया और सबसे दांडेकर लॉ फर्म से कनेक्शन खत्म करने के लिए कहा। अभय कॉल पर बात कर रहा था, लेकिन यशवंत को लगा कि वो नाटक कर रहा है। मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग फिल्मों में भी नहीं देखी, वाह। तब आखिरी कॉल के बाद अभय बोला, बस 1 मिनट के बाद भी अगर तुम ऐसे ही हंस पाए तो मैं तुमसे माफी मांगकर तुम्हें यहां से जाने दूंगा। यशवंत अभी भी हंस रहा था, तभी उसके फोन की घंटी बजी। हंसते हंसते उसने अपने जेब से फोन निकाला और स्क्रीन पर मिस्टर सिंघानिया का नाम देखते ही उसकी हंसी गायब हो गई। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया, हेलो, यस मिस्टर सिंघानिया, हाउ आर यू। फोन के दूसरी तरफ से मिस्टर सिंघानिया की कड़क आवाज सुनाई पड़ी, मिस्टर यशवंत दांडेकर, हमारा रॉयल बैंक अब आपके फर्म के साथ सारे कॉपरेशन एंड करता है। हमारा वकील आकर सारे लीगल मैटर क्लियर कर लेगा। लेकिन मिस्टर सिंघानिया, आप। यशवंत ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक मिस्टर सिंघानिया ने जवाब सुने बिना ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। फोन की तरफ देखते हुए यशवंत हैरानी से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने घबराते हुए अभय की तरफ देखा, लेकिन फिर उसके फोन की घंटी बजी। इस बार मिस्टर वाघमारे का कॉल था। उसके हाथ कांपने लगे थे और फोन गिरने ही वाला था कि अभय ने आगे बढ़कर उसका फोन पकड़ा लिया और फोन उसके हाथ में वापस रखते हुए बोला, क्या हुआ। आपके इम्पोर्टेंट क्लाइंट का फोन है, उठाए। यशवंत ने कांपते हाथों से कॉल उठाया और फोन के दूसरी साइड से मिस्टर वाघमारे की आवाज आई, मिस्टर यशवंत, आपने हमारे खास व्यक्ति को परेशान किया है, इसलिए आज से आपको हमारे लीगल मैटर्स हैंडल करने की जरूरत नहीं है, डोंट कॉन्टैक्ट अस अगेन। यशवंत हैरानी से अभय को देख रहा था।
अब तक सेक्रेटरी और योगिता को भी समझ आ गया था कि उन्होंने एक गलत आदमी से पंगा ले लिया था। वही भोलाराम और जिया रिवर्स सिचुएशन देखकर हैरानी से अभय को देख रहे थे। एक बार फिर मिस्टर यशवंत के फोन की घंटी बजी। इस बार तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और स्क्रीन पर नाम देखकर उसके माथे से पसीना आने लगा। तब अभय मुस्कराते हुए बोला, मैडम इनका पसीना पोंछिए, कहीं ये बेहोश न हो जाएं। तीसरा कॉल भल्ला फैमिली से था। उन्होंने भी वही कहा जो सिंघानिया और वाघमारे फैमिली ने कहा था। यशवंत का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके 3 इम्पोर्टेंट क्लाइंट 1 मिनट में जा चुके थे। ये इतना बड़ा नुकसान था कि उसकी आधे से ज्यादा इकोनॉमी डैमेज हो गई थी। ये 3 उसके सबसे बड़े क्लाइंट्स थे और इनके ही दम पर उसका फर्म इतना फेमस था। उसने अभय की तरफ देखा, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। अभय ने कहा, मिस्टर दांडेकर, मैं आपको एक और मौका देता हूं। आप और आपकी मैडम मेरे रिलेटिव्स से माफी मांग लीजिए, वरना अगली चोट ऐसी लगेगी कि आपका घर संसार उजड़ जाएगा। नाउ द डिसीजन इज योर्स। यशवंत सर पकड़कर बैठा था। इस वक्त उसका सर फटा जा रहा था। आज उसने अपने 3 सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट गंवा दिए थे। उसने योगिता की तरफ देखा और बोला, योगिता जाओ उनसे माफी मांगो। योगिता दंग रह गई। उसने यशवंत की तरफ देखा। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था यशवंत उसे गांव वालों से माफी मांगने के लिए कहेगा। डार्लिंग मैं माफी मांगो योगिता। इस बार यशवंत ने थोड़ा सख्ती से कहा। योगिता दांत पीसते हुए भोलाराम और जिया के सामने आए और कैजुअल वे में बोली, आई एम सॉरी। इससे पहले कि भोलाराम कुछ कहता, मिहिका बोली, ढंग से माफी मांगो। माफी मांग रही हो, आसान नहीं कर रही हो। तब यशवंत खुद उठकर आया और हाथ जोड़कर बोला, आई एम सॉरी, हमने अपने डॉग को ठीक से कंट्रोल नहीं किया और बिना लीश के घूमने के लिए छोड़ दिया। सारी गलती हमारी थी, लेकिन फिर हमने आपके सीधेपन का फायदा उठाने का सोचा। वी आर सॉरी। योगिता चौंककर यशवंत की तरफ देखने लगी। फिर तुरंत हाथ जोड़कर बोली, आई एम रियली वेरी सॉरी। भोलाराम और जिया बहुत सीधे लोग थे। भोलाराम ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं। तुम लोग सीधा साधा आदमी देखकर अपनी पॉलिटिक्स शुरू कर देते हो। वो तो अंकल और जिया का दिल साफ है और उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया, वरना कल के अखबार की ताज़ा खबर होते आप दोनों। यशवंत ने हिम्मत की और उठाकर अभय से कहा, मिस्टर कपूर, हमने माफी भी मांग ली है आप तीनों फैमिलीज को। अभय sarcastic वे में बोला, अच्छा, तुम्हें लगता है तुम्हारे माफी मांगने से सब सॉल्व। मिस्टर यशवंत दांडेकर, द टॉप लॉयर, कानून का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाले, गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले तुम, क्या तुम इनसे माफी मांगते अगर मैं तीनों फैमिलीज को कॉल नहीं करता? ये सुनकर यशवंत चुप हो गया। इसका जवाब वो भी अच्छी तरह जानता था। उसे बहुत रिग्रेट हो रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि 2 गांव वालों के पीछे कोई इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी हो सकता है। अभय ने फिर सेक्रेटरी को देखा। वो तो अभी तक कंफ्यूजन और शॉक में था। कल इसे सेटल कर देंगे अभय, अब चलो। मिहिका ने सेक्रेटरी की तरफ इशारा करते हुए कहा और अभय के कंधे पर हाथ रखा। अभय की बॉडी अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई थी। 3 घंटे की राइड, फिर टीम से मिलने जाना, इस सब में अभय थक चुका था और अब भोलाराम और जिया के लिए उसे गुस्से में आना पड़ा। अभय की ओवरऑल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए मिहिका फटाफट ये मैटर सॉल्व करके जाना चाहती थी। अंकल, जिया चलिए, घर चलते हैं, अभय ने दोनों से कहा। उनके बाहर निकलने के बाद योगिता ने यशवंत से पूछा, आपने उनसे माफी क्यों मांगी? यशवंत रिग्रेट के साथ बोला, वी कैन नॉट ऑफेंड हिम। इधर सोसाइटी सेक्रेटरी बहुत टेंशन में था। इन सब में उसे भी समझ आ गया था कि उसने गलत पार्टी का साथ दे दिया। अब कल उसके साथ क्या होगा, उसे उसका अंदाजा नहीं था। न ही अभय और न मिहिका उसे ऐसे ही छोड़ने वाले थे। भोलाराम और जिया अपने कमरे में चले गए। दोनों के लिए ही आज बड़ा शॉकिंग टाइम रहा था। वो तो अभय ने वक्त पर आकर सब संभाल लिया, वरना वो लोग बड़ी मुसीबत में फंस जाते।
अभय के कमरे में मिहिका ने उसका चेकअप किया और फिर राहत की सांस लेते हुए बोली, थैंक गॉड सब ठीक है। अभय अभी कुछ टाइम तुम इमोशनली फ्लक्चुएट नहीं हो सकते। इतना गुस्सा तुम्हारी रिकवरी में प्रॉब्लम डाल सकता है। हम सारे काम किसी और से करवा सकते हैं। अब तुम सिर्फ आराम करोगे, ओके? यस डॉक्टर मैडम, आपका हुक्म सर। आंखों पर अभय मजाकिया अंदाज में बोला, गुड, अब तुम रेस्ट करो, मैं जल्द ही तुम्हारी ट्रू एनर्जी रिस्टोर करने की कोशिश करूंगी। तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। अभय ने हाँ में सर हिलाया और आंख बंद करके लेट गया। मिहिका भी कमरे से बाहर आ गई। अगली सुबह तक सोसाइटी सेक्रेटरी, जो कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का मैनेजर भी था, उसे जॉब से निकाल दिया गया। आने वाले कुछ दिनों में अभय बस रेस्ट कर रहा था और मिहिका ने सब कुछ अरेंज कर दिया था। भोलाराम जेब्रा कंपनी में 10 लाख ईयरली सैलरी पर इजी जॉब करने लगा था। इतने पैसे में अभय के जाने के बाद भी भोलाराम आराम से शहर में रह सकता था। डॉक्टर हिमा की फैमिली भी उनके बगल वाले हाउस में शिफ्ट हो गई थी और मिहिका ने उनके जॉब का भी अरेंजमेंट कर दिया था। जिया का भी मसूरी के टॉप स्कूल में एडमिशन हो गया और पूरी फीस भी ऑलरेडी पे हो चुकी थी। भोलाराम को उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। मिहिका जब सब कुछ निपटा कर वापस आई तो अभय सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। अभय, अंकित और टीम ने पास ही एक विला खरीद लिया है, तुम थोड़ा रिकवर हो जाओगे तो हम भी वही शिफ्ट हो जाएंगे। डॉक्टर मिहिका ने सोफे पर बैठते हुए कहा, ये ठीक रहेगा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना ठीक नहीं होगा। अभय हाँ में सर हिलाते हुए बोला, नाइट फाइटर्स होने के नाते उन्हें कई बार कुछ ऐसी बातें डिस्कस करनी होती है जो भोलाराम और जिया के सामने नहीं की सकती थी। मसूरी लौटने के 5वें दिन मिहिका की केयर में अभय की इंजरीज पूरी तरह रिकवर हो चुकी थी। बस शरीर में जगह जगह जख्मों के निशान बाकी थे। लेकिन अभय इस बात से जरा भी खुश नहीं था। उसने डॉक्टर मिहिका से परेशान आवाज में कहा, डॉक्टर मिहिका, मैं अपनी एनर्जी क्यों नहीं फील कर पा रहा। मेरी इंजरीज हील हो चुकी है, लेकिन मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन जैसा फील कर रहा हूँ। तुम अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हो अभय, तुम्हारे घाव भर गए हैं, लेकिन अंदर से तुम अभी भी वीक हो। मिहिका अभय के स्टिचेस रिमूव करते हुए बोली, डोंट वरी, कुछ टाइम बाद तुम अपनी एनर्जी फील कर पाओगे। उद्धरण चिन्ह। अभय बोला, मुझे लगा था कि पावर स्टोन्स हासिल करने के बाद मैं रिवेंज ले पाऊंगा, लेकिन अब इसकी वजह से मेरी सिचुएशन और बिगड़ गई है। उसने मिहिका की तरफ देखा और पूछा, बाय द वे, वहां से गौतम और जोरा की कोई न्यूज आई? नहीं, उस दिन के बाद से कोई न्यूज नहीं है। मिहिका ना में सर हिलाते हुए बोली, वो लोग जब से ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में गए हैं तब से मिसिंग है। आई हैव टू रिकवर मिहिका, हम उन्हें रेस्क्यू करने में डिले नहीं कर सकते। और हमारे अलावा कोई और टीम सिन सिटी में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अभय गंभीरता से बोला। उसने मन ही मन सोच लिया कि शायद उसे जल्दी सिन सिटी के लिए निकल जाना चाहिए। मिहिका ने जैसे उसके थॉट्स पढ़ लिए थे। स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस अभय, तुम अभी कहीं नहीं जा सकते। मिहिका बोली, तुम अभी रेस्ट करो बस। उसने फिर अपनी किट बंद करते हुए आगे कहा, तुम चेंज कर लो, हमें मिस्टर चौहान के यहाँ जाना है, उन्होंने डिनर पर इनवाइट किया था, उन्हें शायद डार्क वेब से कोई खबर मिली हो। मिहिका ये कहकर बाहर आ गई। मिस्टर लखबीर चौहान ने 2 रीजंस की वजह से अभय को डिनर के लिए इनवाइट किया था। एक तो यशिका की जान बचाने के बाद उन्हें अभय को बुलाने का मौका नहीं मिला, और दूसरा, नमन चौधरी अपने बेटे प्रथम को लेकर अभय से माफी मांगना चाहता थे। प्रथम चौधरी रैंकिंग लिस्ट में चौथे नंबर था और नाइट फाइट एजेंसी के लिए पहले कुछ टास्क्स भी परफॉर्म किया करता था। थोड़ी ही देर में अभय और मिहिका मिस्टर चौहान के घर के लिए निकल पड़े। शाम के करीबन 7:30 बजे वो लोग उनके घर के सामने थे। घर की डोरबेल बजाते ही अंदर से उन्हें किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। कुछ ही सेकंड्स में यशिका ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अभय के पास खड़ी मिहिका पर पड़ी, वो स्माइल थोड़ी फीकी हो गई। हेलो अभय, डॉक्टर मिहिका।
लखबीर चौहान रिच जरूर थे, लेकिन उन्होंने बाकी रहीशों की तरह बड़ा सा मैंशन नहीं बनवाया। उनका घर एक ऑर्डिनरी 2 फ्लोर विला था। अंदर आने के बाद अभय ने देखा कि लखबीर चौहान मुस्कुराते हुए फोन पर कुछ देख रहे थे। उसने चुपके से पास जाकर देखा तो इंस्टाग्राम पर कोई इन्फ्लुएंसर का डांस चल रहा था। लो भाई, जवान तो जवान, अब आप भी इस वायरल वीडियो की बीमारी की चपेट में आ गए। ये सुनते ही मिस्टर चौहान ने सर उठाकर देखा तो उन्हें समझ आया कि सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे। उन्होंने हल्के से खांसते हुए कहा, तुम दोनों आ गए, आओ बैठो। उन्होंने फिर अभय को अच्छी तरह देखकर कहा, तो तुम अब ठीक हो? वैसे तुम्हारी फिजिकल फिटनेस इतनी अच्छी है, तुम तो 15 दिन में ही ठीक हो गए। तब अभय ने गहरी सांस ली और इधर उधर देखकर धीरे से कहा, मिस्टर चौहान, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। मिस्टर चौहान समझ गए कि ये बात सबके सामने नहीं हो सकती, वहां उनके नौकर चाकर भी मौजूद थे। मिस्टर लखबीर चौहान ने सोफे से उठते हुए कहा, आओ स्टडी रूम में चलकर बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह। अभय के पीछे पीछे यशिका भी आ गई, क्योंकि उसे भी अभय की फिक्र हो रही थी। स्टडी रूम के अंदर आते ही मिस्टर चौहान ने पूछा, क्या बात है अभय? अभय ने उनके सामने बैठते हुए कहा, मिस्टर चौहान, मेरी बॉडी जरूर हील हो रही है, लेकिन मैं एनर्जी फील नहीं कर पा रहा हूं। जब मैं मुकुंद आहूजा और कंटारा से लड़ रहा था, तब मैंने पूरी ताकत लगाकर फाइट की थी, और एग्जॉस्ट होने के बावजूद मैं उन्हें हरा नहीं पा रहा था। तब मैंने 3 पावर स्टोन अब्जॉर्ब कर लिए, और उसके बाद क्या हुआ, आप तो जानते ही है। मिस्टर चौहान बोले, हाँ, मुकुंदा आहूजा तो मारा गया, और कंटारा जख्मी हालत में पकड़ा गया। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने फिर यशिका को देखकर कहा, यशिका, किचन में जाकर देखो, डिनर रेडी हुआ या नहीं। यशिका और बातें सुनना चाहती थी, लेकिन फिर भी उठकर बाहर आ गई। मिस्टर चौहान बोले, तुम्हारी बॉडी बहुत एग्जॉस्ट हो गई है, पावर स्टोन को अब्जॉर्ब करना इतना आसान नहीं है, और तुमने एक साथ 3 पावर स्टोन अब्जॉर्ब कर लिए, वो भी नियरली डेथ सिचुएशन में, जबकि एक पावर स्टोन को अब्जॉर्ब करने में 6 महीने से साल भर का टाइम लगता है। ये सुनकर अभय को बहुत स्ट्रेंज फील हुआ। क्या पावर स्टोन को अब्जॉर्ब करना इतना डिफिकल्ट है? अभय ने पूछा। हाँ, पावर स्टोन की जो एनर्जी है, उसे बॉडी के साथ मर्ज होने में टाइम लगता है। मिस्टर चौहान की बात सुनकर अभय अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, लेकिन इसके पहले मैंने 4 और पावर स्टोन अब्जॉर्ब किए हैं, वो भी बहुत आसानी से, लगता है मैं सुपरमैन हूँ, अभय मजाकिया अंदाज में बोला। ये सुनकर मिस्टर चौहान ने चौंक कर पूछा, व्हाट? तुमने अब तक 7 पावर स्टोन अब्जॉर्ब कर लिए हैं, और वो भी इतने कम समय में? हे भगवान! अभय समझ नहीं पा रहा था कि मिस्टर चौहान उसे इतनी अजीब तरह से क्यों देख रहे थे। तभी मिस्टर चौहान ने गहरी सांस लेकर कहा, अभय, तुम्हारी बॉडी ने बहुत लोड ले लिया है, इसे अब थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत है बस। ये सुनकर मिहिका और अभय ने राहत की सांस ली। तभी मिस्टर चौहान बोले, लेकिन इसमें वक्त लग सकता है, 3 महीने या 3 साल भी। ये सुनते ही अभय चौंक उठा। तभी मिस्टर चौहान आगे बोले, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और खबर है, मित्तल फैमिली को तुम्हारी सिचुएशन के बारे में पता है, यहाँ तक कि तुम्हारी फिजिकल कंडीशन के बारे में भी। ये सुनकर अभय की भौहें तंग गई, क्योंकि उसके जिंदा होने के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता था। मित्तल फैमिली मुझ पर नजर जमाए हुए है। दानिश मित्तल इसी शहर में है, शायद उसी से उन्हें ये खबर मिली हो। वो लोग इस मौके का फायदा उठाकर मुझे मारने की कोशिश कर सकते हैं। अभय ने कहा, हाँ, और इसलिए तुम्हें और केयरफुल रहने की जरूरत है। ये सुनकर अभय हंसते हुए बोला, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, बस इतना बताइए कि दानिश मित्तल कहाँ छुपा बैठा है। मैं नहीं जान पाया वो यही है, लेकिन कहाँ, इसका पता लगाना मुश्किल हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। लखबीर चौहान ने इतना कहा ही था कि डोरबेल बजने की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज सुनकर मिस्टर चौहान बोले, अभी मित्तल फैमिली से रिवेंज का ख्याल निकालकर
अपनी हेल्थ पर फोकस करो। चलो अब चलकर मिस्टर नमन चौधरी से मिलते हैं, वो भी तुमसे आज मिलना चाहते हैं, इसलिए मैंने उन्हें यही आने के लिए कह दिया था। उद्धरण चिन्ह। अभय मिहिका और मिस्टर चौहान हॉल में आए। वहां मिस्टर नमन चौधरी और उनका पोता प्रथम चौधरी बैठे हुए थे। प्रथम चौधरी का एक साइड का फेस सूजा हुआ था। उन्हें देखकर मिस्टर चौधरी तुरंत खड़े हुए और ग्रीट करने के बाद बोले, चौहान ये अभय कपूर होंगे। उनके चेहरे पर काइंड स्माइल देखकर अभय सरप्राइज्ड था। उसने भी मुस्कुरा कहा, हेलो मिस्टर चौधरी। मिस्टर चौधरी ने अभय की तरफ देखा और बोले, मैं सोचता था कि मेरा पोता बहुत टैलेंटेड है, लेकिन तुम्हारे अचीवमेंट्स के सामने वो कुछ भी नहीं। अभी उसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अभय, नाइट फाइटर एजेंसी में तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोग हैं, इस बात से मैं फ्यूचर को लेकर बहुत होपफुल हूँ। वो बहुत पोलाइट होकर बात कर रहे थे। वही तारीफ सुनकर अभय को समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करे। मिस्टर चौधरी खुद बहुत अच्छे मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर थे। मिस्टर चौहान हंसते हुए बोले, अच्छा अब बैठ भी जा चौधरी। मिस्टर चौधरी बैठते हुए भी अभय की तरफ देखकर बोले, अभय मेरा पोता थोड़ा चुलबुला है, उसने तुम्हें जो प्रोवोक किया था उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। असल में मेरे ही लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है, इसलिए वो थोड़ा एरोगेंट हो जाता है, लेकिन ये दिल का बहुत साफ है। प्रथम के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने अभय की तरफ देखकर कहा, आई एम सॉरी। अभय ऑकवर्ड स्माइल करते हुए बोला, अरे रात गई बात गई, इट्स ओके। तभी एक सर्वेंट ने बाहर आकर मिस्टर चौहान को इशारा किया। मिस्टर चौहान बोले, चलो बातें तो होती रहेंगी, डिनर रेडी है, अंदर डाइनिंग रूम में चलते हैं। डाइनिंग टेबल पर बैठने के बाद मिस्टर चौधरी बोले, ये आहूजा फैमिली में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन बाहर कोई न्यूज ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक्चुअली नाइट फाइट एजेंसी ने मुकुंद आहूजा की डेथ की खबर दबा दी थी और आहूजा फैमिली भी इस बारे में किसी को नहीं बता रही थी, इसलिए मिस्टर चौधरी भी इस न्यूज से अनजान थे। मिस्टर चौहान ने एक नज़र अभय की तरफ देखा और बोले, उनकी बातें वही जाने, वैसे भी आहूजा फैमिली में इनहेरिटेंस को लेकर पहले से ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, क्या पता अभी भी प्रॉपर्टी को लेकर कुछ चल रहा हो। मिस्टर चौधरी बोले, हाँ सही कहा, इसलिए मैंने बिजनेस इंडस्ट्री में कदम नहीं रखा। अगर ज्यादा कमा लो तो आने वाली पीढ़ी पैसे और प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी में लड़ती रहेगी। खाना खाते हुए सब आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अभय की फोन की घंटी बजी। ये उसके डैड का कॉल था। अभय ने तुरंत कॉल रिसीव किया, हेलो डैड। फोन के दूसरी तरफ से मिस्टर कपूर की परेशान आवाज सुनाई पड़ी, अभय बेटा वो सागर मिसिंग है। क्या सागर लापता है? अभय हैरानी के साथ बोला। जेल से आने के बाद अभय और सागर ने एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं की था, लेकिन जब अभय को सागर के बारे में पता चला तो वो परेशान हो गया, क्योंकि उसे सागर के साथ बिताए हुए बचपन के दिन याद आने लगे थे। अभय टेंशन में दोबारा बोला, सागर को आपने आखिरी बार कब देखा था? उसको मैंने 2 दिन पहले देखा था। जगदीश कपूर ने घबराई हुई आवाज में कहा, मैं और पूरा परिवार साथ में परसों शाम को जुहू चौपाटी पर पाव भाजी खाने गए हुए थे। सागर घर पर अकेले था, वो अपना ऑफिस का काम कर रहा था। जब हम सब वापस आए तब हमें सागर दिखा नहीं। कुछ वक्त के लिए हम सबको लगा कि वो अपने किसी काम से गया होगा, लेकिन वो वापस नहीं आया। ये सब सुनकर अभय गुस्से में बोला, आपने ये सब मुझे कल क्यों नहीं बताया पापा? बेटा उस वक्त मुझे लगा कि तुम अपने काम में बिजी होगे, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन आज मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा था। जगदीश कपूर ने कहा। अभय ने फिर पूछा, आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया इसके बारे में? ये सुनकर जगदीश कपूर को थोड़ा गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोले, यहाँ की पुलिस सो रही है, उनसे कोई काम हो ही नहीं पा रहा है। 2 दिनों में पुलिस ने मुझे सिर्फ ये बताया है कि शालिनी सागर से मिलने आया करती थी, और वो भी उस वक्त जब घर पर कोई भी नहीं रहता था। शालिनी तो वही है न जो मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी, और इस वक्त वो कहाँ पर है? अभय ने चौंकते हुए कहा।
जगदीश कपूर सीरियस होकर बोले, शालिनी के बारे में पुलिस ने जब उसके पड़ोसियों से पता किया तब उन्हें पता चला कि कुछ दिनों से उन्होंने शालिनी को भी नहीं देखा है। क्या शालिनी भी लापता है अभी? अभय ने चौंकते हुए पूछा। हाँ बेटा, अभी तक शालिनी के बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं पता चला, जगदीश कपूर ने गुस्से में कहा। ये सुनकर अभय को थोड़ा सा अजीब लगा। उसे शक हुआ कि शायद सागर के लापता होने के पीछे शालिनी का हाथ हो, लेकिन वो शो नहीं था, इसलिए उसने शालिनी के बारे में कुछ भी न बोलना बेहतर समझा। ठीक है पापा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं मुंबई आ रहा हूँ, अभय ने धीमी आवाज में कहा और उसके बाद उसने फोन काट दिया। अभय को टेंशन में देखकर लखबीर चौहान ने पूछा, क्या हुआ अभय, सब ठीक है न, इतनी टेंशन में क्यों हो? कुर्सी से उठते ही अभय सीरियस होकर बोला, नहीं सब ठीक नहीं है, आई एम सॉरी पर मुझे अभी जाना होगा। ये सुनकर लखबीर चौहान और नमन चौधरी चौंक गए। लखबीर चौंकते हुए बोले, क्या हुआ अभय, क्या बात है, एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें चाह कर भी कोई कुछ नहीं कर सकता। अभय बोला, मैं समझा नहीं अभय, तुम कहना क्या चाहते हो? लखबीर ने पूछा। मेरा भाई सागर, वो 2 दिनों से लापता है, अभय बोला। ये कहते ही अभय ने मिहिका की तरफ देखा और फिर उसे बाहर आने का इशारा किया। मिहिका जल्दी से उठी और कार की तरफ जाने लगी। अभय भी धीरे धीरे घर के बाहर जाने लगा। जैसे ही वो घर के मैं गेट पर पहुंचा, उसे लखबीर ने आवाज लगाते हुए सीरियस होकर कहा, अभय, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताना, मुझसे जो हो सकेगा मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगा। लखबीर की बात पर हामी भरते हुए नमन ने जल्दी से अपना बिजनेस कार्ड निकाला और अभय के पास जाकर उसे बिजनेस कार्ड देते हुए बोले, तुम्हें किसी भी तरह की जरूरत हो मुंबई में मुझे तुम कॉल करना, मेरे बहुत कॉन्टैक्ट्स है वहां पर। अभय को नमन चौधरी का ऐसा बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि दोनों कुछ वक्त पहले ही मिले थे। उस वक्त अभय सागर को लेकर इतनी ज्यादा टेंशन में था कि उसने लखबीर और नमन से ज्यादा कुछ न बोलना बेहतर समझा। वो सिर्फ थैंक यू बोलकर घर से बाहर निकल गया। बाहर जाते ही उसे पीछे से यशिका ने आवाज लगाई, अभय रुको। अभय ने जब पीछे मुड़कर देखा तो यशिका भागते हुए उसके पास आ रही थी। अभय के पास पहुंचते ही यशिका बोली, अभय तुम मसूरी वापस कब आओगे? उस वक्त इस सवाल का जवाब अभय के पास था नहीं, क्योंकि उसे खुद नहीं मालूम था कि वो कब वापस आएगा। कुछ सोचने के बाद अभय ने झूठी स्माइल के साथ कहा, मैं जल्दी आऊंगा। यशिका की आंखों से आंसू निकलने वाले थे, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और अचानक से अभय को HUGG करते हुए बोली, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। गाड़ी में बैठकर मिहिका ये सब देख रही थी और उससे यशिका का ऐसा बिहेवियर बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा था। अभय ने यशिका की बात का कोई जवाब नहीं दिया और कुछ सेकंड्स के बाद वो गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। अभय ने एयरपोर्ट पहुंचने से पहले मुंबई के लिए टिकट बुक कर ली थी और टीम 11,762 के जाबाज मेंबर शुभम को भी इसके बारे में बता दिया था। अभय ने जिया और भोलाराम को भी बता दिया था कि वो मुंबई जा रहा है। एयरपोर्ट पहुंचने से 5 मिनट पहले अभय ने गिरीश को फोन किया। गिरीश के फोन उठाते ही अभय जल्दी से बोला, गिरीश, मैं 2 घंटे के अंदर मुंबई पहुंच रहा हूं, मेरे पहुंचने तक तुम शालिनी के बारे में जो भी कुछ पता कर सकते हो, पता कर लो। ये बोलकर अभय ने फोन काट दिया। 2 घंटे बाद अभय और मिहिका मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। बाहर एक काले रंग की ऑडी गाड़ी खड़ी थी और उसके अंदर गिरीश बैठा हुआ था। मिहिका और अभय जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। ठीक उसी वक्त गिरीश ने अपना टैबलेट अभय को दे दिया और सीरियस होकर बोला, इसमें शालिनी की सारी इन्फॉर्मेशन है। अभय टैबलेट में शालिनी की इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो चीजें पढ़ रहा था वैसे वैसे उसका माथा सिकुड़ता जा रहा था। अभय मिहिका से हैरानी के साथ बोला, शालिनी लगभग 6 साल पहले मुंबई आई थी और फिर उसने सागर के घर के बगल में एक घर किराए पर लिया था।
वो सागर को 6 साल से जानती है। ये सुनकर गिरीश ने आगे कहा, मुंबई पहुंचने के बाद उसने बहुत सारी कंपनीज में काम किया और उसकी आखिरी जॉब स्काई व्यू कंपनी में लगी थी, जिसमें उसने 3 साल तक काम किया। अभय और मेहिका गिरीश की बात ध्यान से सुन रहे थे। वो अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए बोला, अगर उसके लाइफस्टाइल की बात करें तो वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की थी, लेकिन बोलने के बाद गिरीश शांत हो गया, उसके माथे से पसीना आने लगा था। मेहिका को ये थोड़ा अजीब लगा, इसलिए वो गिरीश के कंधे पर हाथ रखते हुए धीमी आवाज में बोली, क्या हुआ गिरीश, तुम घबरा क्यों गए, क्या बात है, बताओ हमें। गिरीश पानी पीते हुए बोला, जब मैंने शालिनी के बारे में पता किया तो मुझे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मुझे सिर्फ उसकी पिछले 6 साल की इन्फॉर्मेशन मिली और मुझे ये भी पता चला कि वो 2 से 3 बार प्रतीक मित्तल से भी मिली थी। प्रतीक मित्तल का नाम सुनकर अभय और मेहिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभय हैरानी के साथ बोला, क्या प्रतीक मित्तल से शालिनी क्यों मिलती थी? ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि ये दोनों एक दूसरे से 2 या 3 बार मिले हैं। एक बार प्रतीक मित्तल ने इसका नंबर मांगा था, लेकिन शालिनी ने देने से मना कर दिया था। गिरीश सीरियस होकर बोला। शालिनी के बारे में इतनी सारी बातें जानने के बाद अभय सीरियस होकर बोला, मुझे नहीं लगता कि सागर के लापता होने के पीछे शालिनी का हाथ होगा। अभय, ऐसा भी तो हो सकता है कि शालिनी एक प्यादा हो सागर के करीब जाने के लिए शालिनी का कोई इस्तेमाल कर रहा हो, मेहिका ने कहा। ये सुनकर अभय ने झट से जवाब दिया, मेरे दिमाग में भी ये बात चल रही है, लेकिन मैं गैस गेम नहीं खेलना चाहता। मेरे भाई का सवाल है, मेरा एक गलत फैसला उसकी जान ले सकता है। अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए अभय थोड़ा सा उदास हो गया। वो धीमी आवाज में बोला, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। अगर कोई आदमी शालिनी की मदद से मेरे परिवार तक पहुंच सकता है तो इसका सीधा मतलब यह है कि अंडरवर्ल्ड में बहुत से लोगों को मेरे परिवार के बारे में पता चल गया होगा। सही कहा तुमने अभय, मेहिका बोली। गिरीश सोचते हुए बोला, वैसे अभय सर, आपको किस गैंग के ऊपर शक है? क्या ये मित्तल परिवार का काम है, या शैडो गैंग का, लोटस गैंग या फिर हर्मिट का? गैंग्स का नाम सुनकर अभय को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोला, इनमें से जो भी होगा उसकी फाइनल डेस्टिनेशन मौत होगी। उसके तुरंत बाद अभय ने अपना फोन निकाला और उर्वशी को फोन कर दिया। उर्वशी फोन उठाते ही एक्साइटेड होकर बोली, क्या बात है अभय, तुमने मुझे कॉल किया, मुझे तो लगा कि तुम मुझे भूल ही गए। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, अभय ने कहा। उर्वशी सीरियस होकर बोली, बताओ अभय, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? अभय ने चिढ़ते हुए पूछा, क्या तुम्हारे गैंग में किसी को भी शालिनी नाम की लड़की के बारे में पता है? शालिनी का नाम सुनकर उर्वशी कुछ देर शांत रही और फिर बोली, नहीं, मैं किसी शालिनी को नहीं जानती। मैंने ये नाम पहली बार सुना है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए उसके बारे में पता जरूर लगवा सकती हूँ। तुम होल्ड पर रखो फोन, मैं 2 मिनट में बताती हूँ तुम्हें। ये बोलकर उर्वशी ने फोन को होल्ड पर रख दिया। करेक्ट 2 मिनट के बाद उर्वशी ने कॉल रिज्यूम करते ही कहा, अभय, रेड लोटस गैंग में एक लड़की है जिसका नाम शालिनी है और वो इस वक्त मुंबई में ही है। ये सुनकर अभय को बहुत हैरानी और साथ साथ थोड़ी खुशी भी हुई, क्योंकि उसका शक अब धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था। इससे पहले अभय कोई भी जवाब देता, उर्वशी प्यार से बोली, अभय, आजकल मैं योग सीख रही हूँ, मैं अपने फिगर को और सेक्सी बना लूंगी, तुम मुझसे मिलकर बहुत खुश होगे। उर्वशी की बात सुनकर अभय ने बात पलटते हुए कहा, तुम रिसेंटली अंडरवर्ल्ड के किसी आदमी से मिली हो क्या? तुम कितनी बकवास कर रहे हो, मुझे बात नहीं करनी तुमसे, और हाँ, मैं किसी से नहीं मिली, उर्वशी ने चिढ़ते हुए कहा और फोन काट दिया। इससे मैं जब भी बात करता हूँ, ना जाने क्यों मेरा खून क्यों खौल जाता है, अभय चिढ़ते हुए बोला। ये सुनकर गिरीश हंसने लगा और अभय की टांग खींचते हुए बोला, सर, इसको आपसे कितना प्यार है, ऐसा प्यार नसीब वालों को मिलता है। अभय धीमी आवाज में बोला, जिसके नसीब फूटे हो उसी को मिले ऐसा प्यार।
गिरीश फिर से हंसने लगा। दोनों को देखकर मेहिका सीरियस होकर बोली, अभय, हम 5 मिनट के अंदर तुम्हारे घर पहुंचने वाले हैं। तुम्हारे घर में सब परेशान होंगे, उनको समझने का काम तुम्हारा है। ये सुनकर अभय के दिमाग में अपने मम्मी पापा की तस्वीर घूमने लगी थी। 5 मिनट के बाद अभय और मेहिका जुहू पहुंच चुके थे। गिरीश ने गाड़ी अभय के घर के सामने रोक दी। मेहिका और अभय जल्दी से उतरे और घर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे अभय के कदम अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे उसकी आंखें नम होती जा रही थी। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वो बहुत दिनों के बाद अपने मम्मी पापा से मिलने वाला था, और दूसरा कारण ये भी था कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो ऐसी हालत में उनसे मिलेगा। अभय को इमोशनल होता हुआ देखकर मेहिका ने अभय का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, अभय, तुम्हें अपने मम्मी पापा को संभालना है। उनके सामने तुम ऐसे नहीं जा सकते, वो और टेंशन में आ जाएंगे। काम योरसेल्फ अभय। मेहिका की बात सुनकर अभय ने खुद को संभाला और अपने आंसू पोंछते हुए बोला, ये आंसू भी बड़े कमाल है, दुख में भी निकलते हैं और सुख में भी, इस पर चाहकर भी किसी का कंट्रोल नहीं है। ठीक उसी वक्त अचानक से घर का दरवाजा खुला और बाहर जगदीश कपूर आ गए। अभय ने जब अपने पापा को देखा तो वो जल्दी उनकी तरफ गया। जगदीश कपूर भी अपने बेटे की तरफ बढ़े। दोनों ने एक दूसरे को जैसे गले लगाया। दोनों इमोशनल हो गए, दोनों के आंखों से आंसू बहने लगे। जगदीश कपूर ने अभय के माथे चूमा और रोते हुए बोले, आई मिस्ड यू सो मच बेटा। आई मिस्ड योर टू पापा। अभय भी रोते हुए बोला। मेहिका ने जब अभय और उसके पापा को देखा तो उसके आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और सीरियस होकर अभय से बोली, अभय, हम हर बढ़ते मिनट के साथ तुम्हारे भाई से दूर न होते जाए। वी हैव टू बी क्विक, हमें घर के अंदर चलना चाहिए। वी हैव टू डिस्कस लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये सुनकर अभय और जगदीश बिना कुछ बोले घर के अंदर चले गए। अभय जैसे ही अंदर गया, उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आया। अभय ने जैसे ही मैसेज पढ़ा, उसके होश उड़ गए। मेहिका ने जब अभय को ऐसे देखा तो उसने अभय से मोबाइल ले लिया और मैसेज को पढ़ने लगी। मैसेज पढ़ने के बाद मेहिका के एक्सप्रेशन भी बदल गए। अभय और मेहिका उस वक्त एक दूसरे को देख रहे थे। उन दोनों को देखकर जगदीश कपूर घबराई हुई आवाज में बोला, क्या हुआ है अभय, तुम शांत क्यों हो गए? किसका मैसेज था और क्या लिखा था मैसेज में? ये सुनकर अभय धीमी आवाज में बोला, पापा, मैसेज में लिखा था कि अगर सागर के बारे में जानना है तो मुझे ग्रांट रोड की एक बंद फैक्ट्री के अंदर जाना होगा। और इसके बाद अभय आगे नहीं बोला। और क्या अभय, आगे बताओ। अभय सीरियस होकर बोला, जिसका भी मैसेज था उसने मुझे अकेले बुलाया है और उसे पता चल चुका है कि इस वक्त मैं घर पहुंच चुका हूं और मेरे साथ मेहिका भी है।